वेलकम टू हिरानसा क्लासेस। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में तथा हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण, स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कौन से स्वर तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है और कौन से व्यंजन तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, महाप्राण, अल्पप्राण में आते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते क्लास। हिंदी व्याकरण का इतिहास एक परिचय है। इसके बारे में बताया गया है कि 1658 में मिर्जा खान द्वारा रचित जो ब्रज भाषा में व्याकरण था उसको हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण माना गया है। किसको माना गया है? मिर्जा खान द्वारा रचित ब्रज भाषा का व्याकरण। खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा को आधार बनाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोशुआ केटलर ने लिखा था। जोशुआ केटलर ने लिखा था खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण, जो कि 1715 में लिखा, और प्रथम ये ब्रज भाषा का लिखा है मिर्जा खान के द्वारा। मानक और वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण या अक्षर किसे कहा जाता है? ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको तो हम अक्षर कहते हैं और बोलते हैं उसको स्वर या व्यंजन बोलते हैं। हिंदी की में वर्णों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई? स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। और कुल मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत अयोग वाधवनी है, लुंठत्य है, वो सारे स्वर व्यंजन इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में तो कुल कितनी 52 ध्वनियाँ होती है। वस्तु तो वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने, जो कि व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं, उन्होंने 43 वर्ण माने हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर कौन कौन से देखो, अ आ ई उ री ए ओ और आओ, ये तो स्वर और व्यंजन क ख ग घ ढ छ ज और ये वाला न, ये आता है। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब म, य र ल व और श श, ये सारे क्या बने गए? ये व्यंजन माने गए और ये सारे स्वर माने गए हैं। संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन यानी जो दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें क और श दोनों की ध्वनि आती है वो क्षत्रिय, ट और र दोनों की ध्वनि आती है वो त्रेय, य और ज इसकी दोनों की ध्वनि आती है ज और य की जो य, और श और र दोनों की ध्वनि आती है तो श्रय। और अयोगवा में भी दो तरह के होते हैं। एक तो अनुस्वार, जो ऊपर लगा हुआ होता है जिसके वो अनुस्वार, और जो पीछे दो बिंदी लगी होती है वो विसर्ग कहलाता है। और द्विगुण व्यंजन। द्विगुण में ड और ढ ये दो व्यंजन आते हैं। अनुसार में अ और विसर्ग में अह का स्वर में और व्यंजनों के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। न इनका स्वर के साथ होता है सहयोग और न ही व्यंजन के साथ, इसीलिए इसको अयोगवा यानी किसी के साथ ये योग नहीं करता है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अयोगवा स्वरों के ही अंतर्गत आते हैं। ये जो भी अयोगवा है ये स्वरों के ही अंतर्गत आते हैं। किसने बताया? ये किशोरीदास वाजपेयी ने। और कामता प्रसाद गुरु ने उनको अलग बताया, लेकिन किशोरदास वाजपेयी ने अयोगवा को भी स्वरों के अंतर्गत ही बताया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, ओष्ठ की स्थिति आदि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो मात्रा में, अगर बड़ी मात्रा है तो थोड़ा जोर दे के बोलना पड़ेगा, और मात्रा छोटी है तो इजीली बोला जाएगा। जीभ की स्थिति, जीभ बाहर निकल रही है, जीभ मुड़ रही है, जीभ अंदर की तरफ जा रही है, उसके आधार पर। और मुख विवर, मुख कितना खुल रहा है, ओष्ठ और कम खुल रहे हैं, ज़्यादा खुल रहे हैं, गोल खुल रहे हैं या आधे खुल रहे हैं, उसके आधार पर भी स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, स्वर की अभी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर को क्या कहलाता है। स्वर वह ध्वनि जो मुख विवर से निकलती है, कैसे अबाध, जैसे अ आ, इसमें किसी तरह का सीधा ध्वनि बाहर ही निकलती है, अपन करके देखते हैं तो मुख खुला ही रह जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं।
लेकिन व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, क्योंकि क लिखेंगे तो ये आधा क कहलाएगा। अगर पूरा क लिखना चाहे तो इसमें क्या प्लस एक इसका ये बना हुआ है, इसमें इसके अंतर्गत अव्यंजन ये अस्वर भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। अक्षरिक हैं सिलेबिक होते हैं, अर्थात जिसको लिखा जा सकता है स्वरों को। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वर हमेशा अल्प प्राण और घोष होते हैं, और व्यंजन महाप्राण और अघोष होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण में तो जैसे कि कंठव्य में कौन सा है, अ आता है, और ये तालव्य में ई आता है, मूर्धन्य में ऊ आता है, दंतम्य में च र से ऋषि वाला वो आता है। इस तरह से अब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक प्रयत्न स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे किया जाता है व्यंजनों का वर्गीकरण, देखो पहले कंठ आता है, सबसे पहले कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दांत आते हैं अर्थात दंत्य, और फिर वर्तस्य, वर्तस्य यानी मसूड़ों से, जहाँ से जिसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मसूड़ों से, वो वर्तस्य कहलाता है। और ओष्ठ है, ओष्ठ अर्थात लास्ट में किसमें ऊँटों, ऊँटों से ये ध्वनि निकलती है। ऊँटा का जो होता है ना, क्या बोले उसका, प फ ब भ अपन बोलते हैं, तो ये ध्वनि सिर्फ ओठ से निकलती है। इसमें सारा काम ओठों का ही होता है। तो कंठम्य में क्या है, क वर्ग के सारे ये आ जाते हैं, और तालव्य में क्या है, छ वर्ग के आते हैं, और यश ये दो शब्द और आते हैं। और मूर्धन्य में ट वर्ग के आते हैं, और ये सॉरी ये ऋषि वाला ये क्या, ये स्वर आता है। इसमें कंठव्य में स्वर में अ आता है, ये तालव्य में ई आता है स्वर के अंतर्गत, इसमें री आता है मूर्धन्य में, और दंतव्य में त थ द ध न, इसमें ये आते हैं। और वर्तस्य में न श र ल, न सरल यानी सरल नहीं है, ये क्या वर्तस्य, इससे याद हो जाएगा। ओष्ठ में प वर्ग के सारे आते हैं, सारे प वर्ग के जो भी व्यंजन है वो सारे ओष्ठ के ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठों के बीच की ध्वनि कौन सी होती है, दंत ओष्ठ के मध्य में आने वाला व और फ। और स्वतंत्र काकिल्य, स्वर यंत्रीय काकिल्य है जो स्वतंत्र काकिल्य किसलिए बोला जाता है उसको, वो कौन सा, वो एक मात्र क ही है। अब प्रयत्न स्थान के आधार पर, प्रयत्न स्थान में भी दो तरह के आते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यानी अंदर का और बाहर का प्रयत्न। इससे पहले तो अपन ने कौन सा पढ़ा कि उच्चारण स्थान के आधार पर, अभी प्रयत्न स्थान के आधार पर। प्रयत्न स्थान के आधार पर आते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन, जैसे क वर्ग और छ वर्ग का, क वर्ग के स्पर्श व्यंजन, छ वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। तो इसका अर्थ क्या होगा, एक ये याद करो, क चट कचट तप, कचट तप, ये एक ये याद किया और सारे आ जाएंगे। तो कचट तप ये सब क्या है, ये स्पर्श व्यंजन। अब इसमें अंतस्त्य कौन से, आगे देखते हैं। अंतस्त्य य र लव वाली लाइन पूरी अंतस्त्य, उष्म श स और ह, अर्ध स्वर, य और वो हमेशा अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। और पार्श्व, पार्श्व यानी जो जीभ के साइडों से जो हवा निकलती है उससे निकलने वाला व्यंजन को बोलते हैं अपन पार्श्व। लुंठित, लुंठित जिसमें जीभ थोड़ी सी मुड़ती है, गोल आकार में होती है, ऐसे देखो ऊपर की तरफ होती है और गोल आकार में होती है, तो वो कौन सा, लुंठित या प्रकंपित, ऐसे कंपन करता हुआ निकलता है। और नासुक के अनुनासिक, अनुनासिक तो पता है जो नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है, ड ण न और म, ये ध्वनि हमेशा नाक से निकलती है, इसको अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं, घोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण। अब घोष और अघोष का तो सीधा है, आगे वाले दो प्रथम और द्वितीय क्या हो गए, एक और दो, ये हो गए घोष, और 3 4 और 5 ये हो गए अघोष।
और महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण का तो सीधा सा है कि महाप्राण कौन है? समवर्ण, समवर्ण अर्थात 2 और 4, दूसरा और चौथा वर्ण हो गया महाप्राण। और अल्प प्राण में विषम, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।